प्रेजेंटेशन में 1D 2D 3D पिक्टोग्राम, कार्टोग्राम, कई सारे तरीके हैं। वैसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी डेटा को प्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं। ठीक है, अच्छा, तो हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को सीखने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है भाई, जब आप डेटा को ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट करोगे। क्या होता है ग्राफ? जिसमें दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है, ये ओरिजिन होता है। यानी कि जिसमें दो एक्सेस होते हैं वो ग्राफ हो गया। और जब आप इसी ग्राफ पर डेटा को प्रेजेंट करते हो तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो गया। यानी कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आप एक्स एक्सेस वाई एक्सेस के आधार पर डेटा को प्रेजेंट करते हो। ठीक है ना? तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए पिछले टॉपिक की, जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था, वेरिएबल्स, स्टैटिस्टिकल सीरीज। वेरिएबल्स क्या होते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज क्या होती है, इंडिविजुअल सीरीज क्या, डिस्क्रीट सीरीज क्या, कंटिन्यूअस सीरीज क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या। ठीक है ना? एक्सक्लूसिव क्या, इंक्लूसिव क्या, लेस देन क्या, मोर देन क्या, मिड वैल्यू क्या। मतलब ये सारी चीजें हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, स्टैटिस्टिकल सीरीज वाली हेडिंग में। मैंने कहा था ये बहुत बेसिक चीज है, हम आगे जब भी बढ़ेंगे इन शब्दों का, इन स्टैटिस्टिकल सीरीज का इस्तेमाल तो होता ही रहेगा, यहां पर भी होगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की एक खास बात क्या है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के आधार पर मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स and other partition values can be obtained by means of graphical presentation। जैसे मोड, हम फॉर्मूला लगाते हैं ना मोड कैलकुलेट करने के लिए, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ये सब हमें आगे पढ़ना है, हमारा अगला टॉपिक ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा। उसमें हम मीन निकालना सीखेंगे, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, सब एवरेज निकालने के तरीके हैं। सबका अपना एक एक फॉर्मूला है। मीन निकालने का एक अलग फॉर्मूला है, मोड निकालने का अपना तरीका, मीडियन निकालने का अपना तरीका। लेकिन मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स या अदर पार्टीशन वैल्यूज जो हैं, उन्हें ग्राफ के माध्यम से भी कैलकुलेट किया जा सकता है बिना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किए। मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से हम इन चीजों को डिटरमिन कर सकते हैं विदाउट अप्लाइंग एनी फॉर्मूला। ठीक है ना? तो एक होता है मैथमेटिकल वे, जो हम अगले टॉपिक से, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है कल से यही शुरू होगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जिसमें हम स्टैटिस्टिक्स में यूज होने वाले डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे। लेकिन वहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे आपके टर्म हैं जो केवल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से ही डिटरमिन किए जा सकते हैं। हम पढ़ेंगे आगे चल के कि मोड कैसे डिटरमिन हो सकता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से, मीडियन कैसे निकल सकता है, क्वार्टाइल कैसे निकल सकता है। अच्छा, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, क्वार्टाइल क्या होता है, पार्टीशन वैल्यूज क्या होता है, ये सब हमें आगे पढ़ना है। तो अभी इन पर उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, जब आएंगे ये टॉपिक तो थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा अभी के लिए। पर जब हम अगले टॉपिक में जाएंगे, जब हम स्टैटिस्टिकल एवरेजेस पढ़ेंगे, तो फिर तो हमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़नी है। ग्राफ भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज को लाइन ग्राफ या हिस्टोरीग्राम भी कहते हैं। ये शब्द जरूर याद रखना। तो दो प्रकार के ग्राफ होंगे, एक ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट किया जाएगा।
और एक ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज होगा, यानी कि जो डेटा समय के आधार पर अरेंज किया गया है, जब आप उसे ग्राफ पे प्लॉट करते हो, प्रेजेंट करते हो, तो उसे ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज कहते हैं। अभी आज क्लास के एंड तक आप समझ जाओगे कि किस तरह के ग्राफ होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और यही इंपॉर्टेंट भी है। सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे जाते हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होते हैं। सवाल आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सिंपल भाषा में समझाता हूं क्योंकि पिछला टॉपिक आपने पढ़ा है। अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में बेसिक डिफरेंस अगर समझ में आया था आपको तो हैंड रेज करो। ये पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था, स्टैटिस्टिकल सीरीज। क्या इन तीनों सीरीज के बीच में एक अंतर समझ में आया था आपको कि इंडिविजुअल सीरीज क्या, डिस्क्रीट क्या, कंटिन्यूस पर हमने बड़ी लंबी चर्चा करी थी कि कंटिन्यूस सीरीज तो कई सारे प्रकार के होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, वैल्यूज को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसीज को एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना? बताइए, इंडिविजुअल सीरीज में क्या दिखाया जाता है? वैल्यूज दिखाई जाती हैं, फ्रीक्वेंसीज दिखाई जाती हैं, या दोनों? इंडिविजुअल सीरीज में क्या दिखाते हैं? इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ वैल्यूज दिखाते हैं। डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यूज और उसकी फ्रीक्वेंसीज दिखाते हैं, और कंटिन्यूस सीरीज में क्लास इंटरवल्स और उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाते हैं, है ना? इंडिविजुअल सीरीज में केवल फिक्स्ड वैल्यूज को इंडिविजुअली दिखाया जाता है, डिस्क्रीट सीरीज में फिक्स्ड वैल्यूज को प्लस उनकी रिपीटेशंस को, यानी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को दिखाया जाता है, और कंटिन्यूस सीरीज में फिक्स्ड वैल्यूज को नहीं, क्लास इंटरवल्स और उनकी फ्रीक्वेंसी को दिखाया जाता है। अब आपसे एक चीज पूछूंगा, एक शब्द आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बताइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी सीरीज में दिखाई दे रहा है? कौन सी सीरीज में आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है? तीनों सीरीज आपके सामने है, एक हल्का सा आइडिया दिया, हमने तो डिटेल में पढ़ा है ये सब, पर फिलहाल ये स्क्रीन पर देखो और बताओ कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको कौन सी सीरीज में दिखाई दे रहा है? कहां कहां, किस किस सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है? मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू एक से ज्यादा बार रिपीट होती है तो उस नंबर ऑफ रिपीटेशन को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टाइप करो भाई, तीनों सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहां दिखाई दे रहा है? तीनों सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन केवल डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में ही दिखाई दे रहा है। इंडिविजुअल में तो कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इंडिविजुअल में कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में तो हर वैल्यू को, हर फिक्स्ड वैल्यू को इंडिविजुअली दिखाया जाता है। अगर एक क्लास में 20 बच्चे हैं और मैं उनके मार्क्स का डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, तो मैं 20 बच्चों को सीरियली अलग अलग अरेंज करके उनके मार्क्स को रिकॉर्ड करूंगा। पहले बच्चे का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग। तो इंडिविजुअल सीरीज में तो हर फिक्स्ड वैल्यू को इंडिविजुअली अरेंज किया जाता है, तो इंडिविजुअल सीरीज में तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन केवल कहां हो रहा है? डिस्क्रीट सीरीज में और कंटिन्यूस सीरीज में। ठीक है, तो ध्यान देना, ये है ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बताइए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी सीरीज का प्रेजेंटेशन हो सकता है? एक तो डिस्क्रीट सीरीज का प्रेजेंटेशन हो सकता है, एक कंटिन्यूस सीरीज का प्रेजेंटेशन हो सकता है। इंडिविजुअल सीरीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या तो डिस्क्रीट सीरीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा, या कंटिन्यूस सीरीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, या दोनों का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। यानी कि इस पूरे टॉपिक में
ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल सीरीज की प्रेजेंटेशन की बात नहीं होगी। अब क्योंकि आप ये टॉपिक पढ़कर आए हो, आपको पता है क्या इंडिविजुअल है, क्या डिस्क्रीट है, क्या कंटिन्यूअस है, तो आप मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, इसके 5 तरीके होते हैं। पहला हो गया लाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा हो गया हिस्टोग्राम, तीसरा हो गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, चौथा फ्रीक्वेंसी कर्व और पांचवा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव कर्व। तो ये 5 तरीके हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने के। हमें हर मेथड को समझना है कि हर पर्टिकुलर जो ग्राफ है वो कैसा होता है, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, और उसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमको याद रखना है। इससे पहले कि मैं एक एक करके हर एक की प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम में केवल डिस्क्रीट सीरीज की ही प्रेजेंटेशन हो सकती है। अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों। लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम में केवल डिस्क्रीट सीरीज की ही प्रेजेंटेशन हो सकती है। हिस्टोग्राम में केवल कंटिन्यूअस सीरीज की ही प्रेजेंटेशन हो सकती है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में डिस्क्रीट सीरीज की भी प्रेजेंटेशन हो सकती है और कंटिन्यूअस सीरीज की भी प्रेजेंटेशन हो सकती है। फ्रीक्वेंसी कर्व में भी डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज दोनों को प्रेजेंट किया जा सकता है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव कर्व में सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज की प्रेजेंटेशन होती है। और कंटिन्यूअस सीरीज में भी कौन सी सीरीज? लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज। यानी ये भी एक पॉइंट है याद रखने वाला जो एमसीक्यूज में आ सकता है। लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम में केवल डिस्क्रीट सीरीज की प्रेजेंटेशन हो सकती है। हिस्टोग्राम में कंटिन्यूअस सीरीज की प्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में दोनों सीरीज की प्रेजेंटेशन हो सकती है। और ओजाइव कर्व में केवल क्यूमुलेटिव सीरीज की प्रेजेंटेशन होती है, जो कि या तो लेस देन होगा या मोर देन होगा। हाँ, किसी भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में इंडिविजुअल सीरीज की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। और ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या तो बात होगी डिस्क्रीट की या कंटिन्यूअस की या दोनों की। इंडिविजुअल सीरीज की यहां बात नहीं होगी। अब ये लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम क्या होता है, पहले ये देखो। ये एक डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है हमारी वैल्यूज और ये है उनकी फ्रीक्वेंसीज। ये एक डिस्क्रीट सीरीज है। यहाँ पर वैल्यू और उनकी रिपीटेशंस को दिखाया गया है। 10 एक ऐसी वैल्यू है जो 5 बार रिपीट हुई है। 15 एक ऐसी वैल्यू है जो 7 बार रिपीट हुई है। 20 एक ऐसी वैल्यू है जो 3 बार रिपीट हुई है। 25 एक ऐसी वैल्यू है जो 6 बार रिपीट हुई है। टोटल फ्रीक्वेंसीज अगर यहाँ पर निकाली जाए तो 10 21 है। ये एक डिस्क्रीट सीरीज है। अगर मैं इस डिस्क्रीट सीरीज को लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट करूं तो ये प्रेजेंटेशन कैसी होगी? क्योंकि ये डायग्राम है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, तो यहां पर ग्राफ बनाना होगा आपको। ग्राफ जिसमें 2 एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस हो गया, एक वाई एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। एक एक्सेस पे मैं दिखाऊंगा वैल्यूज को, यानी एक्स, और एक एक्सेस पे मैं दिखाऊंगा फ्रीक्वेंसीज को, यानी एफ। वैल्यूज है 25 तक, 10 से 25 तक। तो जैसे मैंने वैल्यूज दिखा दी, ये हो गई मेरी 5, 10, 15, 20, 25,
30, ये वैल्यूज हो गई। फ्रीक्वेंसी 7 तक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब मैं यहाँ पर हर एक डेटा की प्लॉटिंग करता हूँ। ये जो भी डेटा है मेरा, उसकी प्लॉटिंग करता हूँ, स्कैटर प्लॉटिंग इसको कहते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज को आप ग्राफ पे प्रेजेंट कीजिए। डिस्क्रीट सीरीज को ग्राफ पे प्रेजेंट कीजिए। जैसे मेरी एक वैल्यू थी 10, 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 5। तो ये 10 वाली एक लाइन खींचूंगा सीधे सीधे सीधे, कहां तक? जब तक ये 5 वाली फ्रीक्वेंसी तक ना पहुंच जाए, ना 5, जब तक ये 5 तक ना पहुंच जाए। ठीक है, ये एक लाइन खींची थी जो दिखा रहा है कि 10 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है। इसी तरह से 15 की फ्रीक्वेंसी 7 है, तो एक सीधी लाइन खींचूंगा कहां तक? 7 तक। 15 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी 7 है। 20 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। 25 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी फ्रीक्वेंसी 6। 30 तो कोई वैल्यू नहीं है। तो यानी कि यहां पर जो भी मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज थी जिसमें वैल्यूज और उसकी फ्रीक्वेंसीज दी थी, मैंने उसको ग्राफ पे प्रेजेंट किया। तो नंबर 1 ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। नंबर 1 ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, क्योंकि यहां पर मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के माध्यम से डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसपे एक्स एक्सेस पे मैंने वैल्यूज ले ली और वाई एक्सेस पर मैंने फ्रीक्वेंसीज ले ली। अब मैं हर वैल्यू के आगे उतनी लंबी लाइन खींचूंगा जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो लाइन लंबी, फ्रीक्वेंसी कम तो लाइन छोटी। ठीक है ना भाई? इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? इसकी फ्रीक्वेंसी 5 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 7 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 थी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम। जाहिर सी बात है कि यहां पर आप क्या करते हैं, हर वैल्यू के आगे जितनी उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी होती है उतनी लंबी एक सीधी लाइन खींच देते हैं। यहां पर क्लास इंटरवल का तो प्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकता। यहां पर तो केवल और केवल फिक्स्ड वैल्यूज को उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के आधार पर ग्राफ में प्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए ये वाली प्रेजेंटेशन केवल डिस्क्रीट सीरीज में ही संभव है, फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ frequencies of a discrete series. तो line frequency diagram is used for the presentation of frequency of a discrete series. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि सिर्फ डिस्क्रीट सीरीज के प्रेजेंटेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। In this graph, a line equal to the height of the frequency is drawn vertically। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, ये वर्टिकल लाइन खींची ना, और ये लाइन की हाइट कितनी है? जितनी उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है। जितनी वैल्यू की फ्रीक्वेंसी होगी उस वैल्यू के आगे उतनी लंबी वर्टिकल लाइन खींच दीजिए। यही है आपका फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ठीक है, अच्छा, इस डायग्राम में आप कितनी भी लाइनें खींच सकते हो ना, मतलब अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा है तो भी ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पर्याप्त रहेगा। क्योंकि अगर मेरे पास अगर बहुत ज्यादा वैल्यूज होंगी तो मैं स्केलिंग कम लेके और करीब करीब ये लाइन खींचूंगा। मतलब लाइन प्रेजेंटेशन, लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम में तो आप कितनी भी लाइनें खींच सकते हो एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के सामने। तो अगर आपके पास डेटा बहुत ज्यादा हो तो भी ये मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन पर्याप्त है।
दूसरा तरीका होता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को स्टेयर केस डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? जब ये डायग्राम बनाऊंगा, जब ये प्रेजेंटेशन करूंगा ग्राफिकल, तो आप खुद ही समझ जाओगे कि इसको स्टेयर केस या ब्लॉक डायग्राम क्यों कहते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इसलिए है क्योंकि ये जो भी हम डायग्राम बना रहे हैं वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के आधार पर बना है। जब हम एक्स एक्सेस वाई एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए तो वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है ना। फिर चाहे मैं उसमें एक लाइन खींचूं, चाहे मैं ब्लॉक्स बनाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं, ठीक है ना। हाँ, लाइन खींचूंगा तो उस पर्टिकुलर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को क्या बोलेंगे? लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम बोलेंगे, जो कि केवल डिस्क्रीट सीरीज के लिए उपयुक्त है। हिस्टोग्राम को स्टेयर केस डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। फॉर द प्रेजेंटेशन, हिस्टोग्राम इज यूज्ड फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए कंटिन्यूअस सीरीज। यानी हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कंटिन्यूअस सीरीज को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास कंटिन्यूअस सीरीज क्या होती है भाई? जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज होती है। तो ये क्लास इंटरवल्स हो गए और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज हो गई, ठीक है। तो आप एक ग्राफ बनाओगे, एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस पे क्या रखोगे? क्लास इंटरवल को, ठीक है। और वाई एक्सेस पे क्या रखोगे? फ्रीक्वेंसीज को। ये ओरिजिन हो गया। तो एक्स एक्सेस पे क्लास इंटरवल रखूंगा, वाई एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी रखूंगा, और मैं इस कंटिन्यूअस सीरीज का प्रेजेंटेशन इस ग्राफ के माध्यम से करूंगा। एक एक्सेस पे क्लास इंटरवल, एक एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग ये हिस्टोग्राम क्रिएट किया जाएगा। अभी बताऊंगा कैसे होगा। तो ये कहलाता है आपका हिस्टोग्राम। हाँ, हिस्टोग्राम बनाते समय एक शर्त है, ये जो क्लास इंटरवल होते हैं मस्ट बी इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। यानी हिस्टोग्राम बनाते समय आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी क्लास इंटरवल को आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर रहे हो हिस्टोग्राम के माध्यम से, वो क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव होने चाहिए। अब आपको पता है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है, और अगर क्लास इंटरवल इंक्लूसिव हो तो उसको एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं ये भी आपको पता है। ये सब हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा। तो ये कंडीशन है भाई कि हिस्टोग्राम के माध्यम से आप कंटिन्यूअस सीरीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हो। इसे स्टेयर केस या ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। बस इसमें एक शर्त है कि वो कंटिन्यूअस सीरीज एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। अब हिस्टोग्राम का जब कंस्ट्रक्शन होता है तो यहां पर दो केसेस होते हैं। पहला केस, व्हेन क्लास इंटरवल आर इक्वल। क्लास इंटरवल मतलब आई जो है वो इक्वल है। व्हेन क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल। इंटरवल का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। भाई 0 से 10 और 10 से 20 में इंटरवल कितना चल रहा है? इंटरवल चल रहा है 10। 0 से 4, 4 से 8 में इंटरवल कितना चल रहा है? 4 का, ठीक है ना। तो अगर आपके जो क्लास इंटरवल्स हैं अगर वो इक्वल हुए तो हिस्टोग्राम कैसे बनाया जाएगा, और अगर वो अनइक्वल हुए तो कैसे बनाया जाएगा। तो आइए इस एग्जांपल से एक बार हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये एक कंटिन्यूअस सीरीज है। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 4, 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 5, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज है। आपको पता है ये एक्सक्लूसिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर पहले की अपर लिमिट अगले की लोअर लिमिट बराबर है।
ठीक है ना, हमने पहचान सीखी है कि भाई एक्सक्लूसिव की पहचान क्या होती है, जहां पर एक क्लास खत्म वहीं से दूसरा शुरू। और ये भी ऑब्जर्व करो कि हर क्लास इंटरवल का जो साइज है, हर क्लास इंटरवल का जो साइज है वो भी इक्वल है, यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर I बराबर 10 है, दैट इज इक्वल इंटरवल्स। इंटरवल्स इक्वल है, हर क्लास इंटरवल का जो साइज है वो बराबर है। अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूंगा, हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करूंगा, तो पहले मुझे क्या करना होगा, तो ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन। मैंने कहा था एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, क्लास इंटरवल, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है, फ्रीक्वेंसी। पता है सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पर क्या दिखाया जाता है, तो मुझे याद होना चाहिए कि हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस पर क्लास इंटरवल दिखाए जाते हैं, हिस्टोग्राम में वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज दिखाई जाती हैं। सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे सवाल लिखता हूं, इन हिस्टोग्राम class intervals are dash is presented in x-axis, A, B, C, D, frequency, value, class interval, none of the above। एक सवाल, पॉइंट क्या है, आप कितने एमसीक्यूज रट के जा सकते हो, एमसीक्यूज तो कोई कैसा भी बना सकता है ना, वो तो एक लक की बात है कि यार मैंने जो एमसीक्यू पढ़ा था बिल्कुल डिट्टो वही का वही आ गया एग्जाम में। पर आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आता सवाल वहीं से, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सवाल कितना भी घुमाकर पूछेगा मैं उसको पकड़ लूंगा कि क्या चाहता है पूछना। जैसे यहां पर बोल रहा है कि इन अ हिस्टोग्राम डैश इज प्रेजेंटेड इन एक्स एक्सेस। अब मैं मुझे इतना तो मालूम है कि हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है। वो मेरे से पूछ रहा है कि एक्स एक्सेस पे क्या दिखाया जाता है, ये उसका सवाल है। तो मुझे मालूम है कि हिस्टोग्राम केवल कंटिन्यूस सीरीज के लिए इस्तेमाल होता है, जिसमें एक्स एक्सेस पर क्लास इंटरवल्स दिखाए जाते हैं। देखो कितना एक मामूली सवाल है, मतलब इतनी छोटी सी चीज भी ध्यान रखने वाली है कि अगर मैं ये भी चीज ध्यान ना रखूं तो ऐसे ऐसे सवाल मेरे को परेशान कर देंगे। तो जब आप पढ़ते हो तो आप ये मानकर चलो कि छोटे से छोटी चीज भी एग्जाम में सवाल के रूप में पूछी जा सकती है, क्या दिक्कत है। अगर मेरा कॉन्सेप्ट ठीक है तो मुझे वो चीज मुश्किल नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो कोई भी इस तरह का बारीक सवाल आपको परेशान कर देगा एग्जाम में, आपको लगेगा कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया ये सवाल, हालांकि पूछा सब वहीं से है जो आपने पढ़ा। आइए हिस्टोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास इंटरवल 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 10, 20, 30, 40, 50।
तो 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40 ऐसे चलना है ना। अच्छा 0 से 10 ये फ्रीक्वेंसी लेकर चलते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब 0 से 10, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है 4। तो आप एक ब्लॉक बनाओ, ये 0 से 10, ये एक ब्लॉक बनाया मैंने, और ये 4। ये ब्लॉक मुझे क्या दिखा रहा है कि 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है 4। मैं सीधे एक वर्टिकल लाइन नहीं खींच सकता ना, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 की फ्रीक्वेंसी 4 है। अगर मैं बोलूं कि 10 की फ्रीक्वेंसी 4 है, तो मैं सीधे एक वर्टिकल लाइन खींच दूंगा कि 10 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 20 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 30 की फ्रीक्वेंसी। ये तो फिर डिस्क्रीट सीरीज वाला हो गया ना, कि आप एक फिक्स्ड वैल्यू की फ्रीक्वेंसी के आधार पर एक वर्टिकल लाइन खींच रहे हो। ये तो पिछला वाला प्रेजेंटेशन हो गया, जिसको हम लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम कहते हैं। वो केवल डिस्क्रीट सीरीज के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो कंटिन्यूस सीरीज है। 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी दिखानी है मुझे, 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी दिखानी है 4। तो मैं काम करूंगा, ये इस तरह से एक ब्लॉक बना लूंगा। ये ब्लॉक मुझे दिखा रहा है कि 0 से 10 की जो लंबाई है वो 4 तक है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। इसी तरह से 10 से 20 का 5 है, तो 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 5 है। 5 का मतलब यहां पर कहीं, ये 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी हो गई। 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 10 है, 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी 10 है। तो 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी ये हो गई 10। 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 8, और 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी 6। ये हो गया हिस्टोग्राम, जिसमें मैंने एक ब्लॉक बनाया। 0 से 10 का ब्लॉक की हाइट कितनी रखी, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है 4 के बराबर। 10 से 20 की ब्लॉक की हाइट मैंने कितनी रखी, उतनी जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है 5 के बराबर। ठीक है ना। आप ये भी देखो, नोटिस करो कि हर, क्योंकि मैंने एकदम ग्राफ पे एकदम परफेक्ट स्केल से नाप के तो बनाया नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर हर ब्लॉक की जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो बराबर है। क्यों? क्योंकि आई बराबर 10 है, यहां पर भी आई बराबर 10 है, यहां पर भी आई बराबर 10 है। अरे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि ये जितने भी ब्लॉक मैंने बनाए हैं, इन सब की विड्थ इक्वल है। क्यों? क्योंकि इंटरवल इक्वल है। अगर इंटरवल अनइक्वल होता तो ये हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन कैसा होता? कोई पतला होता तो कोई चौड़ा होता। जैसे मान लो ये 0 से 10 था, तो ये इसकी विड्थ थी। ये 10 से 30 था, तो ये इसकी विड्थ हो गई। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स में हिस्टोग्राम बनाया तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन उसकी विड्थ कम ज्यादा होगी। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि हर ब्लॉक इक्वल विड्थ का है, लेंथ इक्वल नहीं है। लेंथ तो भाई इसकी फ्रीक्वेंसी 4 थी, तो 4 के बराबर इसकी हाइट है, इसकी 5 के बराबर हाइट है, इसकी 10 के बराबर है, इसकी 8 के बराबर है, इसकी 6 के बराबर है, लेकिन चौड़ाई सबकी एक जैसी है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्लास इंटरवल इक्वल थे। अच्छा आप नोटिस करो, ये एक सीढ़ी नुमा आकृति नहीं बन रही है? जैसे सीढ़ी, जैसे एक सीढ़ी बन गई ना ये, जैसे एक स्टेयर केस जिसे हम बोलते हैं, एक सीढ़ी जैसी आकृति बन गई। आप देखो एक सीढ़ी जैसी आकृति बन गई, क्योंकि इसका जब भी हम हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो इसका जो प्रेजेंटेशन है वो सीढ़ी नुमा दिखाई देता है। इसीलिए हम इसको स्टेयर केस डायग्राम भी बोलते हैं, या ब्लॉक डायग्राम भी बोलते हैं। तो इसीलिए हिस्टोग्राम को स्टेयर केस या ब्लॉक डायग्राम भी
कहा जाता है। क्या याद रखना है? केवल कंटिन्यूअस सीरीज यहां पे प्रेजेंट हो सकती है। फ्रीक्वेंसी लाइन डायग्राम में डिस्क्रीट सीरीज का प्रेजेंटेशन हो सकता है, जिसमें हर वैल्यू के आगे उतनी लंबी वर्टिकल लाइन खींचो जितनी उस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी है। यहां पर हिस्टोग्राम में हर पर्टिकुलर क्लास की उतनी लंबी लेंथ क्रिएट करो जितनी उस क्लास की फ्रीक्वेंसी है। ब्लॉक बनाओ, जैसे मैंने 0 से 10 का ब्लॉक बनाया 4 फ्रीक्वेंसी तक, 10 से 20 का ब्लॉक बनाया 6 फ्रीक्वेंसी तक। याद रखना ये ब्लॉक एकदम चिपके चिपके हैं, सटे सटे ब्लॉक हैं। अच्छा, आपको ध्यान देना है कि यार ये तो मेरे को बार डायग्राम जैसा लग रहा है, जो हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ा था ना, बार डायग्राम, ये तो बार डायग्राम जैसा लग रहा है। उसमें भी तो ऐसे ही होता था। ध्यान रखना, बार डायग्राम में और हिस्टोग्राम में बहुत अंतर है, क्योंकि बार डायग्राम में हर बार के बीच में एक गैप था। बार डायग्राम में चौड़ाई केवल सुंदरता को बरकरार रखने के लिए रखी जाती थी, मतलब कि प्रेजेंटेशन को एट्रैक्टिव दिखाने के लिए ये बार क्रिएट किए जाते थे। इसकी चौड़ाई का कोई मतलब नहीं है, ये बार डायग्राम है, यहाँ केवल लेंथ कंसीडर की जाती है, विड्थ नहीं, हाइट नहीं। यानी यहाँ पर हर बार को इक्वल साइज का रखा जाता था ताकि वो सुंदर लगे देखने में, और हर बार दूसरे बार से चिपक कर नहीं होता था, अलग अलग होता था, हर बार अलग अलग। जबकि हिस्टोग्राम में सारे बार चिपके हुए। दूसरा, यहां पर हम लेंथ भी देख रहे हैं, विड्थ भी देख रहे हैं। भाई यहां पर तो चौड़ाई क्लास इंटरवल के साइज के अकॉर्डिंग तय हो रही है ना। तो अगर आपको बार डायग्राम याद आ रहा हो तो वो अलग चीज है। बार डायग्राम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जिसको 1D डायग्राम भी बोलते हैं, वन डायमेंशनल डायग्राम भी बोलते हैं। बार डायग्राम हो गया, लाइन डायग्राम हो गया, वो सब वन डायमेंशनल होता है। वहां पर केवल लेंथ के आधार पर प्रेजेंटेशन होती है। सीधी लाइन खींच दो तो लाइन डायग्राम होता है, और लाइन को थोड़ी चौड़ाई दे दो तो वो बार डायग्राम होता है। चौड़ाई का कोई अर्थ नहीं होता, वो केवल एट्रैक्टिव दिखने के लिए वैसा किया जाता है। तो अगर आपको पिछला क्लास याद आ रहा हो तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। बार डायग्राम अलग चीज है, हिस्टोग्राम अलग चीज है, दोनों में अंतर है। वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। उसमें केवल लेंथ के हिसाब से प्रेजेंटेशन होती है, चौड़ाई का कोई मतलब नहीं है। यहां पर तो भाई क्लास इंटरवल की साइज के हिसाब से चौड़ाई तय होती है। इक्वल ब्लॉक दिख रहे हैं क्योंकि इक्वल इंटरवल। वहां पर बार अलग अलग बनाए जाते हैं, यहां पर बार चिपका के बनाए जाते हैं, मतलब दो बार्स के बीच, दो ब्लॉक्स के बीच में कोई गैप नहीं होता। तो ये हिस्टोग्राम है, ठीक है। अब देखो एग्जाम में कोई आपको ग्राफ बनाने के लिए तो प्रैक्टिकली सोचते हैं ना, थोड़ा हम कॉमन सेंस लगाते हैं। भाई मेरा कोई रिटर्न एग्जाम तो हो नहीं रहा, मुझसे कोई एग्जाम में हिस्टोग्राम पे कोई नोट लिखने के लिए तो आएगा नहीं, या कोई हिस्टोग्राम बनाने के लिए तो आएगा नहीं। तो मुझे यहाँ से पॉइंट्स उठाने हैं कि यार क्या क्या वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है। क्या पता वो यही पूछ ले कि हिस्टोग्राम क्या होता है, तो मैं बोलूंगा हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है ना, मैं ये बोलूंगा। या फिर वो बोल सकता है कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के कितने तरीके होते हैं, तो मैं बोल एक सवाल लिखता हूं, मेथड ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ए बी सी डी। बार डायग्राम, आपका पिक्टोग्राम, कार्टोग्राम, या हिस्टोग्राम। बताइए कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का कौन सा मेथड है। बार डायग्राम तो 1D डायग्राम होता है, वन डायमेंशनल डायग्राम के दो एग्जांपल है, बार और लाइन। पिक्टोग्राम जिसमें पिक्चर के माध्यम से
डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, पिक्टोग्राम जिसमें पिक्चर के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, कार्टोग्राम जिसमें मैप के माध्यम से डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, और ये सब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के एग्जाम्पल हैं। यस और नो? ये सब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। केवल एक ही इसमें से मुझे दिख रहा है जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, वो हिस्टोग्राम, यानी कि इस सवाल का आंसर हिस्टोग्राम होना चाहिए। और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का मेथड है, हिस्टोग्राम भी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी, फ्रीक्वेंसी कर्व भी, और ओजाइव कर्व भी। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में आ सकते हैं। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि भाई डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के कितने मेथड और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के कितने मेथड। क्या पता उसने ऐसा ही सवाल पूछ दिया जिसमें आपको रिकॉग्नाइज करना है कि बताओ कौन सा मेथड डायग्रामेटिक है, कौन सा ग्राफिक है ना? तो हर चीज याद रखने वाली है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि समझ में आना बहुत अच्छी बात है, मगर ये एक कड़वा सत्य है पढ़ाई का कि कितना ही समझ में आ जाए, आपको उसे मेमोराइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। क्योंकि एग्जाम टाइम में अगर चीजें याद नहीं रही तो किसी काम की नहीं रहेंगी। क्योंकि एग्जाम में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हमको सवालों को सॉल्व करना होता है। अगर सवाल पढ़ के इंस्टेंटली जवाब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है तो फिर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, उस सवाल को स्किप कर देना चाहिए। और जवाब इंस्टेंटली दिमाग में तभी तो आएगा जब चीजें याद होंगी। तो याद तो करना ही पड़ेगा। समझ में आ जाए चीजें तो याद करना थोड़ा आसान हो जाता है, पर याद तो करना ही पड़ता है। अब याद करने का तरीका है कि एक बार रिवाइज करो, 2 बार रिवाइज करो, समय मिले तो 20 बार रिवाइज करो। जितने ज्यादा बार पढ़ोगे उतना याद रहेगा। भाई मैं 50 बार पढ़ा चुका हूं इसलिए मेरे को रट गया है। आप शायद पहली दूसरी बार पढ़ रहे हो तो आपको मुश्किल लग रहा है। आप भी 10 बार इसको पढ़ लोगे तो आपको भी ये आसान लगने लगेगा। मुझे क्यों रट गया? मैं इतनी बार पढ़ा चुका हूं कि इतनी बार, यानी पढ़ाना मतलब मेरे लिए भी एक तरह का रिवीजन ही हो रहा है ना, रिपीट कर रहा हूं मैं चीजों को, तो मेरे को रट गया। आप भी अगर 50 बार पढ़ लोगे तो आपको भी रट जाएगा। कोई दिक्कत थोड़ी है। यानी याद करने का एक ही तरीका है, रिपीटेशन रिपीटेशन रिपीटेशन। पढ़ा हुआ दोबारा देखो फिर देखो, अपने आप याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यही प्रेजेंटेशन एक बार फिर से करते हैं, लेकिन इस बार अगर क्लास इंटरवल्स अनइक्वल हुई तो। जैसे आप देखिए, यहां पर इंटरवल 10 है, यहां पर इंटरवल 20 है, यहां पर इंटरवल फिर से 10 है, यहां पर इंटरवल फिर से 20 है। यानी कि इस वाले अच्छा एक और बात, ये कौन सी सीरीज है, एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है? ये तो तय है कि ये इंक्लूसिव है भाई। 10 पे खत्म, 10 से शुरू, 30 पे खत्म, 30 से शुरू, 40 पे खत्म, 40 से शुरू है, तो ये एक्सक्लूसिव। परंतु ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर जो क्लास इंटरवल्स हैं वो इक्वल साइज के नहीं है। यहाँ पर आई बराबर 10 है, तो यहाँ पे आई बराबर 20 है, तो यहाँ पर आई बराबर फिर से 10 है, तो यहाँ पर आई बराबर फिर से 20 है। पॉइंट ये है कि ये अनइक्वल है। क्या अनइक्वल कंटिन्यूअस सीरीज का प्रेजेंटेशन हो सकता है हिस्टोग्राम के माध्यम से? बिल्कुल हो सकता है। इक्वल हो अनइक्वल हो, वो कंटिन्यूअस सीरीज होनी चाहिए और एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअस सीरीज है, एक्सक्लूसिव है, तो इक्वल हो अनइक्वल हो, वो हिस्टोग्राम में प्रेजेंट हो सकती है। बस इक्वल अनइक्वल में क्या होता है, जैसे 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है 4, तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है 4।
10 से 30 की फ्रीक्वेंसी, 10 से 30 की फ्रीक्वेंसी 8 है, तो 10 से 30 की फ्रीक्वेंसी, ये है 10 से 30 की फ्रीक्वेंसी। ब्लॉक थोड़ा चौड़ा बना, क्यों? क्योंकि इंटरवल जो का साइज था वो ज्यादा था। 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 10 है, तो 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 10 और 40 से 60 की फ्रीक्वेंसी 6 है, तो 40 से 60 की फ्रीक्वेंसी 6 है। ये भी हिस्टोग्राम है, ये भी ब्लॉक हैं, चिपके चिपके से ब्लॉक हैं, सीढ़ी नुमा आकृति के हैं। आप इसे ब्लॉक डायग्राम बोलो, स्टेयर केस डायग्राम बोलो या हिस्टोग्राम बोलो, एक ही बात है। ठीक है ना? सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई, ठीक है ना? हिस्टोग्राम इज ऑल्सो known as ए बी सी डी। हिस्टोग्राम को क्या क्या बोलते हैं? जैसे कि ब्लॉक डायग्राम, आपका स्टेयर केस डायग्राम, बोथ नन ऑफ दी अबव। मुझे मालूम है कि हाँ भाई, इसको इन नामों से भी जाना जा सकता है। जरूरी नहीं कि सवाल ऐसा ही बनेगा, मैं बता रहा हूं कि हाँ ऐसे भी सवाल आ सकते हैं। आप जहां जो भी पढ़ रहे हो वहां से कुछ भी सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना? मैं तो आपको टॉपिक खत्म होने के बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाता हूं, पर वो तो एक आइडिया देने के लिए है कि देखो आपने ये जो टॉपिक पढ़ा है ना, यहाँ से इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। उससे मेरे को आइडिया लगता है कि नहीं यार, सवालों को देखकर मुझे पता चला कि यार टॉपिक को थोड़ा बारीकी से पढ़ना है। बहुत सारी चीजें जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरी नजर से होकर गुजर रही हैं, लेकिन जब सवाल में वही चीज पूछी जा रही है तो मेरे ध्यान में ही नहीं आ रही वो बात। यानी कि मेरे को जब भी वो चीज पढ़नी है, जब भी मेरी नजर उस टॉपिक से होकर गुजरे, तो हर जरूरी चीज को स्कैन करती हुई गुजरे कि हाँ भाई ये भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखना है। यहां पर आप देख सकते हो कि चौड़ाई कहीं पर कम है क्योंकि यहाँ पे इंटरवल 10 है, तो यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर इंटरवल 20 है। यहाँ पर चौड़ाई कम है, यहाँ पे इंटरवल 10 है। यानी कि डिपेंड करता है कि भाई आपका क्लास इंटरवल का साइज कितना है। तो अनइक्वल और इक्वल किसी भी तरह का क्लास इंटरवल हो, हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। हिस्टोग्राम कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद इक्वल क्लास इंटरवल और अनइक्वल क्लास इंटरवल। कंडीशन सिर्फ एक है कि वो एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए। अच्छा, क्या ये समझ में आ रहा है कि ये सीरीज इंक्लूसिव क्यों है? क्या आपको पता है ना इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है? एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव कितने प्रकार के होते हैं? ये सब तो है ना आइडिया आपको? पिछला टॉपिक आपने रिवाइज किया होगा, जो हमने पिछला पीडीएफ पढ़ा। अगर रिवीजन नहीं किया तो भगवान आपको सद्बुद्धि दे। पर आपको पता है कि ये सीरीज इंक्लूसिव क्यों है? अब ये है एक कंटिन्यूअस सीरीज मगर इंक्लूसिव है, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट बराबर नहीं है, दूसरे की अपर लिमिट तीसरे की लोअर लिमिट बराबर नहीं है। ये इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव क्या होता है? इंक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव को कैसे पढ़ा जाता है? इंक्लूसिव को कैसे पढ़ा जाता है? एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में क्या एक्सक्लूडेड होता है? वहां टैली कैसे होती है? इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसीज की टैली कैसे होती है? ये सब रिवाइज कर लेना। अगर आप इस सीरीज को हिस्टोग्राम के माध्यम से प्रेजेंट करना चाहते हो तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हिस्टोग्राम कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड इन एन इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। एक इंक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता।
कब तक? until the series is converted into an exclusive one। तो ये एक इंक्लूसिव सीरीज है। इस सीरीज में हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन संभव नहीं है। हिस्टोग्राम तभी कंस्ट्रक्ट हो सकता है जब आप इस सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव बनाओगे। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस सीरीज को अब एक्सक्लूसिव बनाऊंगा। मैं इसका कन्वर्जन करूंगा, कन्वर्जन इनटू एक्सक्लूसिव। तो यहां पर ये क्लास इंटरवल्स होंगे और ये फ्रीक्वेंसीज होंगी। क्या आपको इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना आता है? हैंड रेस करना, क्या आता है ये काम करना? इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाना पिछले क्लास में हमने सीखा था। बताओ अगर आता है तो पहला क्लास इंटरवल, पहले 2 क्लास इंटरवल बता दो, फिर मैं फटाफट लिख दूंगा। देखो जो चीज मैं पढ़ा चुका हूं, अगर मुझे उसे भी बार बार समझाना पड़े तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है, फिर चीजें खींचती हैं। समय कब बचेगा? जब पढ़ाई हुई चीजें आपको याद रहेंगी और मैं आपको बस रेफरेंस दूंगा कि आपको मैंने ये पढ़ाया था, क्या याद है? अगर याद है तो फिर उसे समझाने की क्या जरूरत है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फोकस केवल हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन पर रखते हैं। इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं ये मेरा फोकस थोड़ी होगा, ये तो आपको आना ही चाहिए। 0.5 टू 10.5, इसी तरह से अगला होगा 10.5 टू, भाई 0.5 क्या करना है, हर लोअर लिमिट में घटा देना है, हर अपर लिमिट में जोड़ देना, बस इतना ही तो याद रखना है। 0.5 हर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट में घटा दो, अपर लिमिट में जोड़ दो। हालांकि मैंने प्रॉपर प्रोसीजर बताया था कि कैसे होता है, पर अल्टीमेट आउटकम यही है कि हर लोअर लिमिट में 0.5 घटा दो, अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दो। ऐसा करने से इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा एक और चीज, जब हम इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा या फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी? फ्रीक्वेंसी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, हर एक क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी फिर से निकाली जाएगी, या फ्रीक्वेंसीज जो इंक्लूसिव की थी वही एक्सक्लूसिव की रहेंगी? फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी। फ्रीक्वेंसी का रीडिस्ट्रीब्यूशन केवल लेस देन और मोर देन सीरीज में होता है और कहीं नहीं होता, क्योंकि अब ये सीरीज प्रॉपर एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है। अब ये है मेरी एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज। तो अब इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम के माध्यम से संभव है। पॉइंट क्या है कि भाई कंटिन्यूअस सीरीज एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। अगर सीरीज इंक्लूसिव है तो फिर आप उसको हिस्टोग्राम उस सीरीज को हिस्टोग्राम में प्रेजेंट नहीं कर सकते। हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको उस इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव करना पड़ेगा। अब आप इसको हिस्टोग्राम बनाकर ग्राफ में प्रेजेंट कर लो। क्या ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके दिखाऊं? समझ गए ना बात को? क्या ये करके दिखाने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझाना था ना आपको। एग्जाम में मेरा रिटर्न एग्जाम थोड़ी रहा जो ग्राफ बना के दिखाऊं बार बार। समझ गए आप बात को कि हाँ भाई अब ये हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो सकता है इस डेटा के साथ। ये डेटा अब हिस्टोग्राम में प्रेजेंट किया जा सकता है। अब हिस्टोग्राम का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, एक प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है हिस्टोग्राम की। पहले आप मेरे को ये बताओ, क्या हिस्टोग्राम आपको अभी तक क्लियर हो गया? क्योंकि हिस्टोग्राम में काफी कुछ सीखने को था और बाकी की प्रेजेंटेशन भी हिस्टोग्राम के आधार पर ही चलेगी। तो हिस्टोग्राम क्लियर होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए भी। हिस्टोग्राम क्लियर है? अच्छा, हिस्टोग्राम के माध्यम से, हिस्टोग्राम के माध्यम से मोड की भी गणना की जा सकती है। मोड, अभी हम ना जब कल से जब हम
स्टैटिस्टिकल सीरीज पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पढ़ेंगे। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम क्या पढ़ेंगे? स्टैटिस्टिकल मेथड पढ़ेंगे, जिसमें हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, यानी एवरेज कैसे निकालते हैं, पार्टीशन वैल्यू पढ़ेंगे, उसमें डिस्पर्जन पढ़ेंगे, स्क्यूनेस पढ़ेंगे, कोरिलेशन पढ़ेंगे, इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे। यही सारे मेथड हमारे कोर्स में है। तो अगला जो हमारा जो सबसे पहला स्टैटिस्टिकल मेथड हम पढ़ेंगे वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल एवरेजेस। कि भाई स्टैटिस्टिक्स में एवरेज कैसे निकाला जाता है। अब एवरेज निकालने के 5 तरीके होते हैं: मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हमें सब पढ़ना है। तो मीन निकालने के, मीडियन निकालने के, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकालने के तरीके हम सीखेंगे स्टैटिस्टिकल एवरेजेस वाले चैप्टर में। वो सब तरीके मैथमेटिकल होंगे, फॉर्मूले के आधार पर हम ये चीजें कैलकुलेट करेंगे। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो मोड है ना, मोड यानी कि Z कैन ऑल्सो बी डिटरमिन्ड, कैन ऑल्सो बी डिटरमिन्ड with the help of हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आप समझ गए होंगे कि हिस्टोग्राम क्या है। तो हिस्टोग्राम के माध्यम से आप मोड को भी डिटरमिन कर सकते हो बिना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई किए। कैसे? डिटर्मिनेशन ऑफ मोड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। तो मोड का डिटर्मिनेशन हिस्टोग्राम की हेल्प से। देखो ये एक कंटिन्यूअस सीरीज है और कंटिन्यूअस में भी एक्सक्लूसिव है। 10 पे खत्म, 10 से शुरू, 20 पे खत्म, 20 से शुरू, जहां पर हर क्लास इंटरवल की अपर लिमिट उसके सक्सीडिंग के लोअर लिमिट के बराबर हो, दोनों में कोई गैप ना हो, तो वो एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। ठीक है ना? तो इसको जरा हिस्टोग्राम पे पहले हम प्रेजेंट करते हैं। पहले ये डेटा को हम हिस्टोग्राम पे लेकर आते हैं। क्योंकि हिस्टोग्राम में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, तो उसमें एक एक्स एक्सेस होगा, एक वाई एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन होगा। और हिस्टोग्राम में एक्स एक्सेस पर क्लास इंटरवल्स को दिखाया जाता है और वाई एक्सेस पर फ्रीक्वेंसीज को दिखाया जाता है। ठीक है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 40, 50, 60, इस तरह से 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है 4, तो ब्लॉक बनाओ 4। ये 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है? इसी तरह से 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी है 5। ये हो गया 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी। 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी है 10। 20 से 30 की फ्रीक्वेंसी है 10। 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी है 8। 30 से 40 की फ्रीक्वेंसी 8। 40 से 50 की फ्रीक्वेंसी है 6। तो ये मैंने इस डेटा को ग्राफ पे प्रेजेंट कर दिया। ये हिस्टोग्राम है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसको स्टेयरकेस डायग्राम या ब्लॉक डायग्राम भी कहते हैं। ठीक है ना? भाई एक की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 4 थी, इसकी 6 थी, इसकी 10 थी,
इसकी 8, इसकी 6। मोड का मतलब होता है मॉडल वैल्यू। मॉडल वैल्यू का मतलब होता है कि अपने सीरीज में सबसे फेमस वैल्यू। हालांकि मोड को जब मैं पढ़ाऊंगा तो हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे, पर अभी के लिए थोड़ा सा रेफरेंस दे देता हूं कि मोड मतलब मॉडल वैल्यू, फेमस वैल्यू। जैसे कि जब कहीं मॉडलिंग होती है तो मॉडल क्या होते हैं, जो सामने आते हैं, जो दिखते हैं, वो मॉडल है। ठीक है ना, जो प्रेजेंट करते हैं अपने जो भी उनके डिजाइनर हैं उनके ड्रेसेस को। तो मॉडल वैल्यू क्या है, जो फेमस है, जो सबसे ज्यादा बार दिख रही है सीरीज में, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो मैं बोलूंगा कि यार यहाँ पे तो 20 से 30 एक ऐसा क्लास इंटरवल है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है? 20 से 30। यानी बहुत ज्यादा वैल्यूज ऐसी हैं जो 20 से 30 के बीच में आती हैं। यानी जो मेरा मोड होगा, यानी मॉडल वैल्यू होगी, वो 20 से 30 के बीच की ही कोई एक वैल्यू होगी। वो 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, होगी वो 20 से 30 के बीच की कोई वैल्यू। क्योंकि 20 से 30 एक ऐसा क्लास इंटरवल है जो जहां पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज फॉल कर रही हैं। यानी कि ये वो ग्रुप है जहां वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है। तो जो भी फेमस वैल्यू होगी, जो भी मॉडल वैल्यू होगी, जो भी मोड होगा, वो इसी क्लास के बीच में कोई वैल्यू होगी। तो मेरा मोड मुझे कहां मिलेगा? मेरा मोड मुझे 20 से 30 के बीच में मिलेगा। मेरा मोड मुझे 20 से 30 के बीच में मिलेगा। ठीक है ना। अब 20 से 30 के बीच में मोड कैसे निकालूं? तो यहां पर लेफ्ट कॉर्नर को अगले ब्लॉक के राइट कॉर्नर से मिला दो। ये लेफ्ट कॉर्नर को अगले ब्लॉक के राइट कॉर्नर से मिला दो। राइट कॉर्नर को उसके प्रीसीडिंग ब्लॉक के लेफ्ट कॉर्नर से मिला दो। और जहां पर इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही मोड कहलाएगा। अब जैसे ये 20 है, तो 20 के बाद माना ये 21 है, ये 22 है, ये 23 है, ये 24 है, ये 25 है, ये 26 है, ये 27 है, 28, 29, 30। तो माना कि इसी तरह से जैसे मोड जैसे आ रहा है किसके सामने? 27 के सामने। तो मेरा मोड बराबर 27। ये एक तरीका है मोड को डिटरमिन करने का विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। क्योंकि मोड कहां मिलेगा? उस क्लास के सामने जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। कौन सा क्लास है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है? 20 से 30। तो 20 से 30 के बीच में ही मुझे मोड मिलेगा। अब 20 से 30 के बीच में मैं कैसे कैलकुलेट करूं? तो 20 से 30 वाला जो ब्लॉक है, उसके राइट कॉर्नर को उसके सक्सीडिंग के लेफ्ट से मिला दो। उसके लेफ्ट कॉर्नर को सक्सीडिंग के लेफ्ट से मिला दो। उसके राइट कॉर्नर को उसके प्रीसीडिंग के राइट से मिला दो। और जहां पर ये इंटरसेक्शन होगा, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को ही हम मोड मानेंगे, मॉडल वैल्यू मानेंगे। और इस तरह से हिस्टोग्राम के माध्यम से मोड का डिटर्मिनेशन होता है बिना कोई फॉर्मूला अप्लाई किए। याद रखना, ये 100% एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी, ये एक अंदाजा है, एक प्रोबेबल वैल्यू है। एवरेज तो अपने आप में ही एक अनुमानित वैल्यू होती है ना, वो 100% एक्यूरेट तो वैसे भी नहीं हो सकती। तो हाँ, एक आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई, इस डेटा सेट में, इस सीरीज में जो सबसे फेमस वैल्यू है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, यानी जो मोड है, वो 27। ठीक है ना। अच्छा, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई, विच स्टेटिस्टिकल एवरेज कैन बी डिटरमिन्ड with the help of हिस्टोग्राम। कौन सा स्टैटिस्टिकल एवरेज है जिसे हिस्टोग्राम के माध्यम से डिटरमिन किया जा सकता है? क्या वो मीन है? क्या वो मीडियन है? मोड है? या वो ज्योमेट्रिक मीन है?
तो फिर मुझे मालूम होना चाहिए क्योंकि बात हिस्टोग्राम की हो रही है, तो मोड वो एवरेज है जिसे हिस्टोग्राम के माध्यम से प्रेजेंट किया जा सकता है। या सवाल को पलट दो, बोलेगा कि मोड को किस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से डिटरमिन किया जा सकता है। नीचे लिखेगा हिस्टोग्राम, नीचे लिखेगा कार्टोग्राम, नीचे लिखेगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कुछ भी लिख सकता है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मोड हिस्टोग्राम, वाइसा वर्सा कि हिस्टोग्राम से मोड निकल सकता है, मोड हिस्टोग्राम से निकल सकता है, सवाल कैसा भी पूछ सकता है ना, अलट पलट के। क्या आपको हिस्टोग्राम क्लियर है और ये समझ में आया कि मोड कैसे निकलता है हिस्टोग्राम से? अगर यहां तक क्लियर है तो हैंड रेस करो। दो मेथड पढ़ा दिया मैंने, एक लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम और एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में बहुत सारी बातें थी इसलिए हमने इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है कि ये भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अ ग्राफ हैविंग मैनी साइड्स। ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें बहुत सारे साइड्स होते हैं। इसका क्या मतलब है, जब ग्राफ बनाऊंगा तो आप अपने आप समझेंगे। इट मे बी कंस्ट्रक्टेड फॉर अ डिस्क्रीट सीरीज एज वेल एज फॉर कंटिन्यूस सीरीज। यानी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी बनाया जा सकता है, कंटिन्यूस सीरीज के लिए भी बनाया जा सकता है। अभी तक जो आपने दो मेथड पढ़े, पहला पढ़ा लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम जो केवल इस्तेमाल होगा डिस्क्रीट सीरीज की प्रेजेंटेशन के लिए। दूसरा पढ़ा हिस्टोग्राम जो केवल यूज होगा कंटिन्यूस सीरीज के प्रेजेंटेशन के लिए। और कंटिन्यूस सीरीज में भी सीरीज एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, इक्वल अनइक्वल से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हिस्टोग्राम से मोड का भी डिटर्मिनेशन हो सकता है। कैसे? मोड का डिटर्मिनेशन उस क्लास इंटरवल से होगा जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट होगी। उस क्लास इंटरवल के राइट ब्लॉक को उस क्लास इंटरवल के ब्लॉक के राइट कॉर्नर को सक्सीडिंग के राइट प्रीसीडिंग के राइट से और लेफ्ट कॉर्नर को उसके सक्सीडिंग के लेफ्ट से मिला दो जहां पर इंटरसेक्शन होता है। मतलब ये डिस्क्राइब कर रहा हूं, इस चीज को डिस्क्राइब कर रहा हूं। इतना सब डिस्क्रिप्शन नहीं पूछा जाता, ये सब तो तब लिखते हैं जब थ्योरेटिकल पेपर आता है और हिस्टोग्राम पे मेरे को 2 पन्ने भरने होते हैं। यहाँ पर तो एग्जाम में बस यही पूछा जा सकता है कि भाई हिस्टोग्राम क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। हिस्टोग्राम के एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पे क्या आता है, हिस्टोग्राम से कौन सा एवरेज डिटरमिन हो सकता है, हिस्टोग्राम क्या डिस्क्रीट सीरीज का हिस्टोग्राम में प्रेजेंटेशन हो सकता है? नहीं। कंटिन्यूस का हो सकता है? हाँ। इंक्लूसिव का हो सकता है? नहीं, केवल एक्सक्लूसिव का हो सकता है। यही सारे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो एमसीक्यूज के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ऐसा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी यूज होता है और कंटिन्यूस सीरीज के लिए भी यूज होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हम समझते हैं एक बार हिस्टोग्राम के माध्यम से, एक बार बिना हिस्टोग्राम के माध्यम से। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये है हमारा हिस्टोग्राम। अगर आपने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रखा है तो आप हिस्टोग्राम के माध्यम से, हिस्टोग्राम जो कि कब कंस्ट्रक्ट होता है, कंटिन्यूस सीरीज के केस में, तो हिस्टोग्राम के माध्यम से फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्रिएट कर सकते हो। कैसे? देखो, हिस्टोग्राम में हर ब्लॉक की, मतलब हर क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू पर पॉइंट करो, स्कैटर प्लॉटिंग करो। जैसे 0 से 10 की मिड वैल्यू 5 होगी,
10 से 20 की मिड वैल्यू 15 होगी, 20 से 30 की मिड वैल्यू 25 होगी, 25 से 30 से 40 की मिड वैल्यू 35 होगी, 40 से 50 की मिड वैल्यू 45 होगी। तो जो भी आपने हिस्टोग्राम में ब्लॉक बनाए हैं, हर ब्लॉक की मिड वैल्यू पर स्कैटर प्लॉटिंग करो, डॉट प्लॉट करो, ठीक है ना, ब्लॉक के मिड वैल्यू पर। अब एक काम करो, ओरिजिन से होती हुई एक लाइन खींचो जो पहले मिड वैल्यू को टच करेगी, फिर पहले मिड वैल्यू से दूसरी मिड वैल्यू को छूती हुई एक लाइन खींचो, फिर इस मिड वैल्यू से इस मिड वैल्यू, फिर इस मिड वैल्यू से इस मिड वैल्यू, फिर ये मिड वैल्यू से ये वाली मिड वैल्यू, फिर इससे आप आ जाओगे, इसके आगे तो कोई क्लास नहीं है, अगर होती तो ये जो हमारी लाइन है वो यहां पर जाकर रुक जाती, 50 और 60 की मिड वैल्यू पर जाकर रुक जाती। 50 और 60 का कोई क्लास है नहीं, तो इसलिए मैंने इसको नीचे एक्स एक्सेस से मिला दिया लाइन को। अब आप देखो इसमें कितने सारे साइड्स हो गए, 1 2 3 4 5, जितने क्लास उतनी मिड वैल्यूज उतने साइड। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके बहुत सारे साइड्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर आपने हिस्टोग्राम पहले से बना रखा है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को कंस्ट्रक्ट करना बड़ा आसान है। आप हिस्टोग्राम में हर क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू पर स्कैटर प्लॉटिंग करो और डॉट से डॉट को मिला दो, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनके तैयार हो गया। ये जो रेड कलर की लाइन जा रही है यही है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ध्यान क्या रखना है, क्या किया मैंने यहां पर, मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम are joined by straight, अरे यार, joined by straight lines, यही तो किया। जो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया और मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनके तैयार हो गया। ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं वो हिस्टोग्राम है और ये जो रेड कलर का लाइन दिख रहा है ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, जो कि कैसे क्रिएट किया, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को जोड़ता गया स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर आप हिस्टोग्राम ना बनाओ तो जैसे यही, जैसे आप ये बोलोगे कि यार क्या मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का कर्व दिखाने के लिए, मुझे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या पहले हिस्टोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा? क्या पहले मैं हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करूंगा उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को शो करूंगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का प्रेजेंटेशन केवल कंटिन्यूस सीरीज में ही हो सकता है। क्या इसकी ये शर्त है कि पहले हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा उसके बाद ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कंस्ट्रक्ट होगा? बिल्कुल नहीं, ऐसी शर्त नहीं है। हिस्टोग्राम अगर आपने कंस्ट्रक्ट कर रखा है तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का कंस्ट्रक्शन बहुत आसान हो जाता है। हालांकि बिना हिस्टोग्राम क्रिएट किए, बिना हिस्टोग्राम फॉर्म किए या कंस्ट्रक्ट किए भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। कैसे? जैसे ये हटा दो, ये सारे ब्लॉक्स हटा दो। भैया आपका क्या था, 0 से 10 क्लास इंटरवल थी, तो मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू के सामने जो भी इसकी मिड वैल्यू होगी उसकी मिड वैल्यू के सामने कहां स्कैटर प्लॉटिंग करो, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। जैसे इसकी मिड वैल्यू कितनी थी, 5, तो 5 के आगे कहां तक गए, 4 फ्रीक्वेंसी तक। इसकी मिड वैल्यू कितनी थी, 15, तो 15 के आगे कहां तक गए, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी थी। इसकी मिड वैल्यू कितनी थी, 25, तो 25 के आगे कहां तक गए, जितनी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी थी यानी 10। इसकी मिड वैल्यू कितनी थी,
35 के आगे कहाँ तक गए, जितनी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी थी, और ये थी आपकी 45 जहां तक इसकी फ्रीक्वेंसी थी, और ये 55। यानी कि आप क्या करो, अगर आपको हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं करना है तो हर क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू, हर क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू के सामने स्कैटर प्लॉटिंग करो, डॉट प्लॉट करो। कहां पर डॉट प्लॉट करोगे, उस क्लास इंटरवल की जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसी पॉइंट पर, लेकिन मिड वैल्यू के सामने। तो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी 4 थी ना, तो इसकी मिड वैल्यू के सामने 4 पे जाके डॉट प्लॉट कर दो। 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी 6 थी ना, तो 10 से 20 की मिड वैल्यू के सामने 6 पर जाकर डॉट प्लॉट कर दो। अच्छा, अगर ये क्लास इंटरवल होते ही ना, मान लो डिस्क्रीट सीरीज होती, तो डिस्क्रीट सीरीज में तो और आसान है। जैसे मान लो मेरी एक वैल्यू है 10, उसकी फ्रीक्वेंसी है 6, तो यहां पर जाकर स्कैटर प्लॉटिंग कर दी। एक मेरी वैल्यू है 15, उसकी फ्रीक्वेंसी है 8। एक मेरी वैल्यू है 20, उसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी। एक मेरी वैल्यू है 25, उसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी। एक मेरी वैल्यू है 30, उसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी। तो ये मैंने ये 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 और ये इस तरह से, मतलब कि ये जो प्रेजेंटेशन है ना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, वो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में भी हो सकती है। कंटिन्यूअस में चाहो तो हिस्टोग्राम बनाकर कर लो, या बिना हिस्टोग्राम बनाए कर लो। बिना हिस्टोग्राम बनाए करोगे तो आपको स्कैटर प्लॉटिंग मिड वैल्यू के सामने करनी पड़ेगी, और डिस्क्रीट सीरीज के केस में आपको स्कैटर प्लॉटिंग हर एक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी के सामने करनी पड़ेगी। तो यहां पर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट constructed by taking discrete values। अगर डिस्क्रीट सीरीज है और हर एक वैल्यू फिक्स्ड है तो डिस्क्रीट वैल्यू, और अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो मिड वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यूज या मिड वैल्यूज ऑफ वेरियस क्लास। तो अगर वो डिस्क्रीट सीरीज है तो डिस्क्रीट वैल्यू के सामने जो फ्रीक्वेंसी है वहां पे डॉट प्लॉट कर दो, और अगर वो कंटिन्यूअस सीरीज है तो उसकी मिड वैल्यू के सामने जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है वहां डॉट प्लॉट कर दो। ये वाला काम आपको कब करना है, जब आप हिस्टोग्राम नहीं बनाओगे, बिना हिस्टोग्राम बनाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करोगे। जैसे एक एग्जांपल लो, ये एक डिस्क्रीट सीरीज थी, ये एक डिस्क्रीट सीरीज थी 10, 15, 20, 25, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी थी। क्या ये डिस्क्रीट सीरीज को क्या मैं इस सीरीज को हिस्टोग्राम पे प्रेजेंट कर सकता हूं, यस और नो? क्या मैं इस सीरीज को हिस्टोग्राम पे प्रेजेंट कर सकता हूं, यस और नो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्या मैं इस सीरीज को हिस्टोग्राम में प्रेजेंट कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं इस सीरीज को फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के द्वारा प्रेजेंट कर सकता हूं? ये डिस्क्रीट सीरीज है, क्या मैं इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के द्वारा प्रेजेंट कर सकता हूं? हाँ, कर सकता हूं। उसके लिए हमको हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत थोड़ी है। भाई एक वैल्यू कितनी है, एक वैल्यू है मेरी, जैसे मैं ऐसे ले लेता हूं, 5 है, 10 है, ठीक है, 15 है, 20 है, 25 है। ये फ्रीक्वेंसी आपकी माना कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं क्या करता हूं, 5 की फ्रीक्वेंसी, ये 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 की फ्रीक्वेंसी है 7, नहीं 10 की फ्रीक्वेंसी 5 है, तो ये 5 के आगे मैंने एक डॉट प्लॉट कर दिया। 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7, तो मैंने 7 के आगे डॉट प्लॉट कर दिया। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो जाए, मैं कोई ग्राफ पेपर लेकर नहीं बैठा हूं। और 20 की फ्रीक्वेंसी 3 है तो 3 के आगे एक डॉट प्लॉट कर दिया। 25 की फ्रीक्वेंसी 6 है तो 6 के आगे एक डॉट प्लॉट कर दिया। अब क्या किया, अब मैंने ओरिजिन से एक लाइन खींची और हर पॉइंट को पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से
मिलाता गया और ये मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन के तैयार हो गया। यानी अगर मेरे पास डिस्क्रीट सीरीज है तो हर डिस्क्रीट वैल्यूज के फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग स्कैटर प्लॉटिंग करो और डॉट से डॉट को स्ट्रेट लाइन से मिला दो। इसमें हिस्टोग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो कंटिन्यूअस सीरीज है तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का प्रेजेंटेशन हिस्टोग्राम बनाकर भी कर सकते हो और बिना हिस्टोग्राम बनाकर भी कर सकते हो। हिस्टोग्राम बनाकर करोगे तो पहले हिस्टोग्राम बनाओ और हिस्टोग्राम में जो भी मिड पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ते रहो। बिना हिस्टोग्राम बनाए करोगे तो हर क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू के सामने स्कैटर प्लॉटिंग करो और हर पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते रहो। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बात बता रहा हूं, मतलब ये क्या लिखा हुआ है मैंने, ये आपको एकदम से समझ में आ जाएगा अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनोगे। आज की क्लास थोड़ी थोड़ी सी लंबी चल सकती है क्योंकि मेरा टारगेट है ये टॉपिक आज निपटाना, मैं इसे कल के लिए अधूरा नहीं छोड़ूंगा। तो अभी मैं इसको पूरा कंप्लीट करके ही उठूंगा, अब चाहे 15 मिनट लगे चाहे आधा घंटा, ठीक है? तो बैठे रहना। अब एक चीज मुझे बताओ, नो साउंड, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? अब एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, सोच समझ के जवाब देना है ना, एकदम जल्दी जल्दी में जवाब मत देना। अच्छा, ये जो हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम, यहां पर आपने मान लो ये मेरी सीरीज 1, ये जो मेरी सीरीज मान लो 2 सीरीज थी, ठीक है? तो मान लीजिए आपकी एक सीरीज है, सीरीज 1, आपने उसका प्रेजेंटेशन किया, ठीक है? एक सीरीज का प्रेजेंटेशन किया। इसी तरह से अगर मैं बोलूं क्या आपकी सीरीज 2 भी सेम ग्राफ पे प्रेजेंट हो सकती है? आपने सीरीज 1 को तो प्रेजेंट कर दिया, क्या सीरीज 2 इसी सेम ग्राफ पे प्रेजेंट हो सकता है जिसमें आपने हिस्टोग्राम बनाया है? जिस ग्राफ में आपने एक पहली सीरीज का हिस्टोग्राम बनाया है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को दिखाया है, क्या उसी ग्राफ में दूसरी सीरीज का प्रेजेंटेशन हो सकता है? बताओ। अरे, अगर आपने हिस्टोग्राम बना दिए तो दूसरी सीरीज को प्रेजेंट करने के लिए फिर कैसे ब्लॉक कैसे बनाओगे? रिकॉग्नाइज कैसे होगा कि वो दूसरी सीरीज है? जैसे मान लो मेरी दूसरी सीरीज है जिसमें पहला क्लास है 0 से 10 और दूसरा क्लास है 10 से 20, तो ये तो बहुत कटपिट नहीं जाएगा? ये जो ब्लॉक्स आपने बनाए हैं ये केवल एक सीरीज के लिए हैं। दूसरी सीरीज को सेम ग्राफ में प्रेजेंट करना हिस्टोग्राम के माध्यम से संभव नहीं है। हिस्टोग्राम की एक लिमिटेशन है कि हिस्टोग्राम एक ग्राफ पर केवल एक सीरीज के डेटा को ही दिखा सकता है। लेकिन अगर मैं हिस्टोग्राम बनाऊं ही ना, ये ब्लॉक्स बनाऊं ही ना, तो फिर तो मैं यहां पर एक दूसरी सीरीज का भी डेटा दिखा सकता हूं कि नहीं? जैसे ये 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 हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है? ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला हो गया। और अगर मैं चाहूं तो इसमें तीसरा भी दिखा सकता हूं।
अगर मैं चाहूं तो इसमें चौथा भी दिखा सकता हूं, यानी एक ही ग्राफ पर मैं सीरीज सीरीज 1 को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं सीरीज 2 को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, मैं सीरीज 3 को भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं ब्लॉक्स ना बनाऊं, अगर मैं हिस्टोग्राम ना बनाऊं, तो फिर तो मैं ऐसी लाइनें खींच खींच के कितनी भी सीरीज को यहां पे प्रेजेंट कर सकता हूं, 2 को, 3 को, 4 को। लेकिन अगर मैं एक बार ब्लॉक्स बना दूंगा तो जगह ऑक्यूपाई हो जाएगी। आपने ये सारी की सारी जगह, ये सारी की सारी जगह तो सीरीज 1 के लिए घेर ली ना। अरे क्या पता दूसरी सीरीज का क्लास इंटरवल 0 से 4 हो, 4 से 8 हो, तो अब उसका ब्लॉक कैसे बनाओगे? उसका ब्लॉक कैसे बनेगा? जगह तो घिर गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप हिस्टोग्राम बनाकर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का प्रेजेंटेशन करोगे तो केवल एक ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को प्रेजेंट कर सकते हो, केवल एक ही सीरीज का डेटा प्रेजेंट कर सकते हो, दूसरी सीरीज का डेटा कैन नॉट बी प्रेजेंटेड, है ना, विद इन द सेम ग्राफ। लेकिन अगर मैं हिस्टोग्राम का कंस्ट्रक्शन ना करूं, केवल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के ग्राफ को दिखाऊं, तो फिर ये लिमिटेशन अवॉइड हो जाती है। अब मैं इस डेटा सेट में, इस ग्राफ में कितने भी सीरीज का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्रेजेंट कर सकता हूं, 1 का, 2 का, 3 का। यानी कि ये मेरे को बताता है कि हिस्टोग्राम में एक लिमिटेशन है जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में नहीं है। पढ़ो अब इसको क्या लिखा है। इट इज टू बी नोटेड दैट देयर इज एन एक्स्ट्रा एडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। क्या है वो एडवांटेज? एज कंपेयर टू हिस्टोग्राम, एज मोर देन वन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जैसे मोर देन वन सेट ऑफ डेटा, यानी कि एक से ज्यादा सेट ऑफ डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी शोन और प्रेजेंटेड ऑन द सेम ग्राफ पेपर। यानी आप एक ही ग्राफ पेपर में एक से ज्यादा डेटा सेट का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखा सकते हो। जैसे मैंने यहां पर 2 डेटा सेट का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ही ग्राफ में दिखा दिया, लेकिन एक ही ग्राफ में 2 हिस्टोग्राम प्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं है। एक ग्राफ में एक ही डेटा सेट का हिस्टोग्राम प्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन एक ग्राफ में एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को भी मैं प्रेजेंट कर सकता हूं। तो इस मामले में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन सुपीरियर है हिस्टोग्राम से, उसका एक एडवांटेज है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास 3 सीरीज है, सीरीज 1 है, सीरीज 2 है, सीरीज 3 है, और ये तीनों सीरीज जो है माना कि कंटिन्यूस सीरीज। क्या ये तीनों सीरीज एक ही ग्राफ पे हिस्टोग्राम के माध्यम से दिखाया जा सकता है? नहीं। हिस्टोग्राम में प्रेजेंटेशन करने के लिए आपको 3 ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करने पड़ेंगे। इसका अलग हिस्टोग्राम बनेगा, इसका अलग बनेगा, इसका अलग बनेगा। तीनों सीरीज का अलग अलग हिस्टोग्राम बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के माध्यम से इस डेटा सेट को, हर डेटा सेट को प्रेजेंट करो, तो आप एक डेटा सेट को ऐसे प्रेजेंट कर दो, एक डेटा सेट को ऐसे प्रेजेंट कर दो, एक डेटा सेट को ऐसे प्रेजेंट कर दो। यानी कि एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा सीरीज के, यानी एक से ज्यादा डेटा सेट के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को प्रेजेंट किया जा सकता है। हिस्टोग्राम एक से ज्यादा डेटा सेट का एक ही ग्राफ में नहीं बनाया जा सकता। क्या ये नोट क्लियर है? क्या लिखा है उस नोट में? अगर वो नोट क्लियर है तो हैंड रेस करो। क्या वो नोट क्लियर है? तो ये एक एडवांटेज है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ओवर हिस्टोग्राम। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या है? अब द फ्रीक्वेंसी कर्व, ये एक और मेथड है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का। फ्रीक्वेंसी कर्व कुछ नहीं है, जैसे ये था ना आपका, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एक स्मूथ शेप दे रहा हूं, एक स्मूथ शेप। जैसे
5 किलोमीटर। जैसे पॉइंट से पॉइंट मिलाया ना, जैसे पॉइंट से पॉइंट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तो क्या होता है, पॉइंट से पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हो। जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक स्मूथ शेप कंस्ट्रक्ट करते हो तो उस स्मूथ शेप को ही कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी कर्व इज नथिंग बट अ स्मूथ शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अरे एक फ्री कर्व, जिसको फ्री हैंड कर्व जिसको बोलते हैं ना, कि देखो यार ये एक मेरा पता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसा बना, ये पहला डॉट था, ये दूसरा डॉट था, ये तीसरा डॉट था, ये चौथा डॉट था और ये पांचवा डॉट था। तो ऐसे बनाया आपने वो पॉइंट से, ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन से मिलाते रहे, ये आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। ठीक है ना। अब मैं इसी को एक स्मूथ शेप दे देता हूं, देखो मतलब एक स्मूथ शेप, जैसे एम के शेप इसको मिल रहा है ना, एक स्मूथ शेप मिल गया। पहले तो क्या था, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन डॉट से डॉट को स्ट्रेट लाइन से मिला रहे हो, उस कर्व में बहुत सारी साइड्स आपको दिख रही हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक स्मूथ लाइन है। ठीक है ना। तो इस स्मूथ लाइन को हम फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ही चीज है, बस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के स्मूथ शेप को फ्रीक्वेंसी कर्व कहते हैं दोनों एक ही चीज। तो क्या है ये, अ फ्रीक्वेंसी कर्व इज अ स्मूथ शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इट इज ड्रॉन थ्रू वेरियस पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो जो भी वेरियस पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स से होता हुआ एक स्मूथ शेप आपको क्रिएट करना है। ठीक है ना। जैसे एक और इस तरह से, जैसे पहला पॉइंट आया तो इस पॉइंट सीधे मत जाओ, थोड़ा घूम जाओ, फिर घूम जाओ, फिर घूम जाओ, फिर ये घूम गए, फिर इस तरह से ये हो गया। तो स्मूथ शेप मिल गया उस कर्व को, और जब ऐसा होगा तो उसे फ्रीक्वेंसी कर्व कहेंगे। फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ही जैसा है, एक ही जैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। दोनों का इस्तेमाल डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज दोनों तरह के डेटा को प्रेजेंट करने के लिए किया जा सकता है। कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में डॉट से डॉट को स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व उसी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक स्मूथ शेप होता है। ठीक है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जिसे हम ओजाइव कर्व भी बोलते हैं, ओजाइव कर्व। क्या आपको लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज याद है? किस किस को लेस देन मोर देन सीरीज याद है? लेस देन मोर देन सीरीज याद है? अब मैं आपसे जो पूछूंगा उसको टाइप करके बताना, टाइप करके बताना। लेस देन सीरीज में, लेस देन सीरीज जैसे ये लेस देन सीरीज है, इसमें ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, यस और नो? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं। ये जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अच्छा एक बात बताओ, क्या लेस देन सीरीज में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज होती हैं, क्या मैं उन्हें कह सकता हूं ये अपवर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है? अपवर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि यहां जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले 4 थी, फिर 5 हुई, फिर 8 हुई, फिर 12 हुई, फिर 15 हुई। क्यों भाई? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो उसको उसको अपवर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यानी कि लेस देन सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह का होता है, अपवर्ड।
बताइए फिर मोर देन सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह का होगा? जो मोर देन सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये किस तरह का होगा? ये होगा डाउनवर्ड डाउनवर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाउनवर्ड और ये लेस देन मोर देन सीरीज क्या होता है, अगर ये मुझे समझाना पड़े तो फिर समय की बर्बादी है ना। मतलब जो चीज पढ़ाई है अगर वो कहीं यूज हो रही है तो मेरा समय बचना चाहिए ना। मतलब मुझे सिर्फ ये बोलना है कि भाई तुम्हें लेस देन मोर देन याद है ना, और तुम बोलो हाँ, तो मेरा समय बच गया। लेकिन अगर आप बोलो नहीं मुझे याद नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं फिर से लेस देन मोर देन सिखाऊं, फिर से कंटिन्यूअस सीरीज सिखाऊं, फिर से एक दिन वेस्ट करूं। अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि जैसे जैसे हम सीखते रहेंगे हमारे चैप्टर की स्पीड बढ़ती रहेगी, हमारे पढ़ने की गति तेज होती रहेगी। वजह वजह सिर्फ एक है कि भाई जो पीछे पढ़ाया है वो आपको याद है। पीछे पढ़ाई हुई किसी भी टॉपिक का भविष्य के किसी भी टॉपिक में यदि रेफरेंस आता है, मैं भविष्य में कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं और उसमें पीछे पढ़ाए हुए किसी टॉपिक का रेफरेंस आया, तो मुझे वो आपको दोबारा ना पढ़ाना पड़े। मुझे बस केवल आपको याद दिलाना है कि ये तो आपको मैंने पढ़ाया है, याद तो होगा ही, और आप बोलो हाँ याद है। तब मैं मानूंगा कि आप सही पढ़ रहे हैं। पिछला पढ़ाया हुआ भूल जाओगे तो मैं हर बार पीछे का आपको याद नहीं दिला सकता। यदि ऐसा मैं करूंगा तो सोचो कितना समय लगेगा एक ही चीज को पूरा करने में। तो आपका ये जिम्मेदारी है कि जो भी आप पढ़ते हो उसे याद रखो, जो दिक्कत है उसी समय पूछो। और अगर आप उसको याद रखोगे तो भविष्य में मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं। मेरी जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब आप इतना टाइम तक रिवीजन ना करो कि अब मैं पूरा ही भूल गया। मतलब मैंने एक बार पढ़ने के बाद उसको दोबारा देखा ही नहीं, और जब एग्जाम के टाइम में दोबारा देखा तो कुछ याद ही नहीं आ रहा। तब आपको फिर मेरी याद आ जाएगी कि, और मैं फिर उस समय क्या कर लूंगा, फिर क्या मैं आपको शुरू से पढ़ाऊंगा? फिर आपको बहुत दिक्कत होगी रिवीजन करने में। तो किसी चीज को भूलो ही मत, सीधी सी बात है। ये आपकी जिम्मेदारी, या पढ़ी हुई चीज याद रखनी है। यहां पर मोर देन सीरीज में जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है, ठीक है ना। अच्छा बताओ, मोर देन सीरीज में, इस सीरीज में कुल कितने बच्चों का डेटा दिखाया गया है? इस सीरीज में कुल कितने बच्चों का डेटा दिखाया गया है? ये मोर देन सीरीज में कुल कितने बच्चों का डेटा दिखाया गया है? 15। ये जो 15 है यही मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, इस लेस देन सीरीज में कितने बच्चों का डेटा दिखाया गया है? यहां पर भी 15 बच्चों का डेटा दिखाया गया है। ये 15 बच्चों का डेटा है, बस उसका प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। एक में लेस देन, एक में मोर देन। एक को बोलते हैं अपवर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक को बोलते हैं डाउनवर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा देखो, ये है मेरा ग्राफ, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, ओरिजिन। ये क्लास इंटरवल्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी। बताइए, अपवर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जब मैं ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो 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 कर्व होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? जब मैं लेस देन सीरीज को, जिसमें अपवर्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब मैं उसको ग्राफ में प्लॉट करूंगा तो जो कर्व होगा वो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ? ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर क्लास के बाद बढ़ रही है। यानी कि यहां पर जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसी रफली बना देता हूं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ऐसा होगा, अपवर्ड होगा। इसे हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेस देन ओजाइव कर्व। समझ गए लेस देन ओजाइव कर्व क्या होता है? जब आप लेस देन सीरीज को ग्राफ पे प्रेजेंट करते हो तो जो कर्व निकल कर आता है, जो अपवर्ड कर्व, ऊपर की दिशा में जो कर्व दिखाई देता है, उसी को लेस देन ओजाइव कर्व बोलते हैं। इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव कर्व। ये पर्टिकुलरली कौन सा ओजाइव कर्व है? लेस देन ओजाइव कर्व। ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि लेस देन सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अपवर्ड होता है।
अगर मैं डाउनवर्ड सीरीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बताइए डाउनवर्ड सीरीज में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा दिखाई देगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये कर्व डाउनवर्ड दिखाई देगा। ये है आपका मोर देन ओजाइव कर्व, ये डाउनवर्ड है भाई, ठीक है ना। अपवर्ड डाउनवर्ड हमेशा ओरिजिन से देखा करो, ओरिजिन से ऊपर से नीचे आ रहा है। तो लेस देन ओजाइव कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होती है, मोर देन ओजाइव कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। उसका ग्राफ अपवर्ड होगा, इसका ग्राफ डाउनवर्ड होगा। क्या आपको ये समझ में आ गया लेस देन ओजाइव कर्व और मोर देन ओजाइव कर्व क्या होता है? ये दो समझ में आ गए, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताना, क्या दोनों सीरीज में अलग अलग डेटा का प्रेजेंटेशन है या सेम ही डेटा को दोनों सीरीज में मैंने प्रेजेंट करके दिखाया है? क्या दोनों सीरीज में सेम ही डेटा प्रेजेंट किया गया है या अलग अलग डेटा प्रेजेंट किया गया है? मैं सेम डेटा सेट को लेस देन और मोर देन दोनों सीरीज में कन्वर्ट कर सकता हूं ना। मैं सेम डेटा सेट को लेस देन भी बना सकता हूं, मैं सेम ही डेटा सेट को मोर देन भी बना सकता हूं। यहां पर भी सेम ही डेटा सेट है, 15 बच्चों का डेटा सेट है, 15 बच्चों के मार्क्स का डेटा मैंने कलेक्ट किया। एक बार मैंने उस डेटा सेट को लेस देन सीरीज बनाकर अरेंज किया, एक बार मैंने उस डेटा सेट को मोर देन बनाकर अरेंज किया, एक बार मुझे वहां पर लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, एक बार मुझे वहां पर मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, एक बार ऊपर की तरफ जाता हुआ कर्व दिखाई दे रहा है, एक बार नीचे की तरफ आता हुआ कर्व दिखाई दे रहा है। सेम ही डेटा सेट कैन बी प्रेजेंटेड इन अ बोथ वे, ठीक है ना। अगर मैं ये दोनों प्रेजेंटेशन को एक ही ग्राफ पे प्लॉट करूं तो क्या होगा? अगर मैं सेम ग्राफ पे दोनों प्रेजेंटेशन को, यानी कि लेस देन और मोर देन ओजाइव कर्व एक ही ग्राफ पे अगर मैं दिखाऊं तो क्या होगा? ये है मेरा मोर देन ओजाइव कर्व, सॉरी लेस देन ओजाइव कर्व, जिसमें अपवर्ड मूवमेंट होता है। और ये है मेरा मोर देन ओजाइव कर्व, जिसमें मेरा डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अगर मैं दोनों कर्व को एक ही ग्राफ पर दिखाऊंगा तो दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक अपवर्ड जा रहा है, एक डाउनवर्ड जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रास्ते में कहीं तो इनका मिलन होगा ही, कहीं तो ये इंटरसेक्ट करेंगे ही, एक दूसरे को काटेंगे ही। और जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट की जो वैल्यू होगी, इस इंटरसेक्शन पॉइंट की जो वैल्यू होगी, उसी को मीडियन कहा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ओजाइव कर्व के माध्यम से मीडियन का डिटर्मिनेशन हो सकता है। क्या आपको समझ में आया मीडियन कैसे निकलता है? जब मैं एक ग्राफ पर लेस देन ओजाइव कर्व, मोर देन ओजाइव कर्व दोनों को प्रेजेंट करूंगा तो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को मीडियन कहेंगे, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को मीडियन कहेंगे। यानी कि मीडियन एक ऐसी वैल्यू है जिसको ओजाइव कर्व से डिटरमिन किया जा सकता है। यानी when both curves, both ogive curves plotted on the same graph paper, their intersection point will be the value of median of the distribution। तो आपको समझ में आया कि लेस देन ओजाइव कर्व और मोर देन ओजाइव कर्व क्या होता है, और ओजाइव कर्व से कौन सा एवरेज डिटरमिन किया जा सकता है? मीडियन डिटरमिन किया जा सकता है। जैसे मैंने ऊपर एक सवाल पूछा था ना कि विद द हेल्प ऑफ, नहीं, विच स्टैटिस्टिकल एवरेज कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। वैसे अगर मैं एक सवाल पूछूं कि विच स्टैटिस्टिकल एवरेज कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ ओजाइव कर्व, तो ओजाइव कर्व से मीडियन ऑफ ABCD, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ओजाइव कर्व, तो फिर मेरा आंसर होना चाहिए ओजाइव कर्व।
अगर यहां तक बात क्लियर है तो हैंड रेज करो। ओजाइवकर वगैरह समझ में आया तो ये भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इसके बाद बात करते हैं, 5 मिनट और लगेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर मेरा कोई टॉपिक ऐसा है जो मुझे आज ही कंप्लीट करना है तो मेरी क्लास एक्सटेंड हो सकती है ना। अगर मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है जो आज ही कंप्लीट करना है, आज जो पढ़ा दिया वो ठीक है बाकी कल देखेंगे, तो फिर मेरी क्लास 9 बजे भी खत्म हो सकती है, मेरी क्लास 9:30 तक भी चल सकती है। अगर टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो हम उससे भी ज्यादा पढ़ सकते हैं। पॉइंट ये है कि मैं अपने दिमाग में तय करता हूँ कि मुझे ये टॉपिक 2 दिन में बांटकर नहीं पढ़ाना है, मुझे ये टॉपिक एक ही दिन में निपटाना है, ताकि वो जो फ्लो है उस फ्लो में मेरा को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर मैं कैसे उसका रिवीजन करता हूँ ये मेरे ऊपर है। फिर तो बॉल आपकी तरफ फेंक दी मैंने, अब आप उसको जैसे संभालो। ये एक नोट है, इसे याद रखना है केवल कि मीडियन को गेल्टन्स मेथड से भी कैलकुलेट किया जा सकता है। एग्जाम में सवाल भी पूछा गया है कि गेल्टन मेथड जो है उससे मीडियन को डिटरमिन किया जा सकता है। गेल्टन एक स्टैटिस्टिशियन का नाम है जिसने मीडियन को ग्राफ के माध्यम से निकाल कर बताया, उसको हम गेल्टन्स मेथड के नाम से जानते हैं। ग्राफ के माध्यम से, जैसे ओजाइव कर्व भी एक ग्राफ है ना, तो ओजाइव कर्व से मीडियन निकल सकता है, तो गेल्टन ने भी एक तरीका बताया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से मीडियन को डिटरमिन करने का। बड़ा साधारण तरीका है, देखो ग्राफ, पहले ग्राफ, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये ओरिजिन, ठीक है। माना ये वैल्यू है, ये वैल्यूज है और ये फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ये वैल्यूज है, ठीक है। माना एक वैल्यू है 10 जिसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी, एक वैल्यू है 20 जिसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी, एक वैल्यू है 30 जिसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी, एक वैल्यू है 40 जिसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी, एक वैल्यू है 50 जिसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी, एक वैल्यू है 60 जिसकी फ्रीक्वेंसी है इतनी। तो देखो ये मैं डॉट से डॉट मिला रहा हूं, अगर मैं डॉट से डॉट मिला दूं तो ये क्या हो गया, ये मीडियन, मैंने ये पूरे डेटा सेट को ये मैंने ग्राफ के माध्यम से प्रेजेंट कर दिया। अब आप क्या करो, गेल्टन कहता है कि अब आप मिड वैल्यू मीडियन नंबर कैलकुलेट करो। ये एम क्या है, ये स्मॉल एम मीडियन नंबर है। मीडियन तो मुझे आगे चल के पढ़ाना भी है, तो हम जाहिर सी बात है मीडियन की चीर फाड़ करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फॉर द टाइम नहीं, गेल्टन कहता है कि अगर पहले उसने क्या किया, पूरे डेटा सेट को ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, उसने डेटा सेट का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर दिया, हर वैल्यू की स्कैटर प्लॉटिंग करके डॉट से डॉट को मिला दिया, यानी कि मेरा पूरा डेटा सेट ग्राफ पे प्लॉट हो गया। अब इस डेटा सेट का मीडियन नंबर निकालो, मीडियन नंबर निकलता है n+1/2। तो यहां पर n कितना है, माना जितना भी n है, माना मेरा इसी तरह से मीडियन नंबर आ रहा है, सपोज 35 आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, माना मेरा मीडियन नंबर, ऐसे एज्यूम कर लिया मैं समझाने के लिए कि माना मेरा मीडियन नंबर 35 आ रहा है। तो 35 कहां पर है भाई, ये है मेरा 35। तो एक काम करो, इस 35 के ऊपर जाओ, ये सीधे, जब तक आप इस लाइन को टच नहीं करते, और जैसे ही इस लाइन को टच करोगे उसके बाद इधर चले जाओ, ठीक है। अच्छा अरे मीडियन नंबर तो इधर होगा ना, ये है फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन नंबर फ्रीक्वेंसी में लोकेट करना है, माना ये है मेरा मीडियन नंबर 35, ये मीडियन नंबर है। तो जो भी आपका मीडियन नंबर होगा, जो भी आपका मीडियन नंबर होगा, उस मीडियन नंबर के सामने पैरेलल, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सेस एक सीधी रेखा खींचो। कब तक, जब तक आप इस कर्व को टच ना करो। जहां पर आप इस कर्व को टच करोगे उसके नीचे जो भी वैल्यू होगी
उसके नीचे जो भी वैल्यू होगी, माना ये नीचे आ रही है कौन सी वैल्यू, नीचे आ रही है 43, तो इसका मतलब मेरा मीडियन बराबर 43। ये है गेल्टन का मेथड, बहुत साधारण मेथड है। गेल्टन कहता है कि पहले आप पूरे डेटा सेट को ग्राफ पे प्रेजेंट करो, डेटा सेट को ग्राफ में प्रेजेंट करने के बाद मीडियन नंबर निकालो, जहां पर भी मीडियन नंबर आ रहा है उसके एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग एक सीधी रेखा खींचो, कब तक, जब तक वो इस कर्व को टच ना करे। जैसे वो इस कर्व को टच करेगी, उसके नीचे की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वही मीडियन होगी। ये गेल्टन्स मेथड है। अच्छा, आपको ना ग्राफ याद रखना है, ना आपको एग्जाम में ये ग्राफ बनाना है, मेरा कोई रिटर्न एग्जाम थोड़ी हो रहा है। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मीडियन को गेल्टन्स मेथड से भी डिटरमिन किया जा सकता है, गेल्टन के ग्राफिकल मेथड से भी डिटरमिन किया जा सकता है, सिर्फ इतना याद रख। ये तो मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया, याद रखने वाला पॉइंट केवल इतना ही। क्या ये क्लियर है? क्या ये क्लियर है? तो हमने शुरुआत करी थी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से। हमने कहा भाई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दो तरह के होते हैं, एक ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या अब आप ये बात समझ गए? शुरुआत में शायद आप इसको उतना ना पकड़ पा रहे हो, पर अब आपने तो ये बात पकड़ ली होगी ना कि लाइन फ्रीक्वेंसी डायग्राम में केवल डिस्क्रीट सीरीज का प्रेजेंटेशन हो सकता है, हिस्टोग्राम में केवल कंटिन्यूस का प्रेजेंटेशन हो सकता है, यहाँ दोनों का हो सकता है, यहाँ दोनों का हो सकता है, कोजाइव कर्व में केवल लेस देन और मोर देन सीरीज का प्रेजेंटेशन हो सकता है। अब ये बात आपने पकड़ ली होगी और इसे याद भी रखना होगा, क्योंकि ये चीजें भी एमसीक्यूज के माध्यम से पूछी जा सकती हैं। हमने अभी अभी ये पांचों तरीके पढ़े ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने बोला ग्राफ एक और तरह का होता है, ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज। ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज को लाइन ग्राफ या हिस्टोरीग्राम भी बोलते हैं। बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम में। हिस्टोरीग्राम क्या होता है? ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज होता है। हिस्टोरिकल शब्द से ये शब्द बना है हिस्टोरीग्राम। और हिस्टोग्राम क्या है? हिस्टोग्राम तो भाई कंटिन्यूस सीरीज का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। हिस्टोग्राम इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। तो हिस्टोग्राम एक अलग चीज है, हिस्टोरीग्राम एक अलग चीज है। हिस्टोरीग्राम क्या होता है? ये होता है ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज को हिस्टोरीग्राम कहते हैं। तो मिलते जुलते शब्द हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। अब ये ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज, जिसको लाइन ग्राफ या हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, ये क्या होता है? द ग्राफ रिलेटेड टू द डेटा ऑफ टाइम। जो डेटा समय के आधार पर अरेंज किया गया हो, चाहे वो समय कोई मंथ हो, ईयर हो, डेज हो, मिनट हो, सेकंड्स हो, समय के आधार पर जो डेटा अरेंज किया जाता है उस डेटा को हिस्टोरीग्राम या लाइन डायग्राम या लाइन ग्राफ या ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज बोलते हैं। जैसे आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि जब ईसीजी होता है, जब आपके हार्ट को मॉनिटर किया जाता है, तो उसमें ना एक स्क्रीन पर एक ऐसी लाइन चलती रहती है जो माइक्रो सेकंड्स में आपकी हार्ट बीट को रिकॉर्ड करती रहती है। माइक्रो सेकंड्स में वो डेटा को रिकॉर्ड करती रहती है। वो भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिसमें वो माइक्रो सेकंड्स में आपके हार्ट बीट का स्टेटस रिकॉर्ड करती रहती है। वो भी एक तरह का हिस्टोरीग्राम है, वो भी एक तरह का ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज है। कोई भी डेटा जो टाइम के आधार पर, समय के आधार पर प्रेजेंट किया जाता है, उसे हिस्टोरीग्राम कहते हैं। ठीक है ना? वो चाहे ईसीजी करते समय हार्ट रेट का डेटा हो, वो भी एक हिस्टोरीग्राम का ही एग्जाम्पल है। चाहे समय के आधार पर सेल्स का जो डेटा आपने कलेक्ट किया, वो भी एक हिस्टोरीग्राम का ही एग्जाम्पल है, जहां पर मेन फैक्टर क्या है? समय। समय के हिसाब से आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेटा को जब अरेंज किया होता है, तो उसको जब आप ग्राफ पे प्रेजेंट करते हो तो उसको हिस्टोरीग्राम कहते हैं। जैसे मान लो ये है ग्राफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये है मेरी वैल्यूज, ये है मेरी वैल्यूज, और ये है मेरा समय, टाइम। जब आप टाइम को बेस लेकर वैल्यूज को प्रेजेंट करते हो ग्राफ पर,
तो उसे हिस्टोरीग्राम कहते हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, इन स्टोरीग्राम डैश इज प्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, ए बी सी टी। बताइए हिस्टोरीग्राम में एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया जाता है? तो एक्स एक्सिस पे टाइम दिखाया जाता है, वैल्यू नहीं। बाकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में हमेशा एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया जाता है? वैल्यू को या क्लास इंटरवल को, और इधर क्या दिखाया जाता है? फ्रीक्वेंसी को। लेकिन ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज में एक्स एक्सिस पे टाइम को दिखाया जाता है, वाई एक्सिस पे वैल्यू को दिखाया जाता है। तो ये भी एक सवाल हो सकता है, ठीक है। तो जब आप समय के आधार पर डेटा को प्रेजेंट करते हो ग्राफ में, तो उसको हिस्टोरीग्राम कहते हैं। बस इतना ही था। अच्छा, एक और बात, हिस्टोरीग्राम में टाइम हमेशा इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। समय थोड़ी डिपेंडेंट होता है। वैल्यू के आधार पर समय चेंज होता है या समय के आधार पर वैल्यू चेंज होती है? हमें पता है समय के आधार पर वैल्यू चेंज होती है। तो वैल्यू क्या है? डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। तो वैल्यू डिपेंडेंट है किस पर? समय पर। समय क्या है? इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये बातें आपको ग्राफ ऑफ टाइम सीरीज में याद रखना है। तो टाइम सीरीज में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते समय एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर वैल्यू को दिखाया जाता है, जिसमें टाइम को इंडिपेंडेंट और वैल्यू को डिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है। इसे हिस्टोरीग्राम या लाइन ग्राफ भी कहते हैं। अगर यहां तक बात क्लियर है तो हैंड रेज करो, क्योंकि यहां पर ये चैप्टर समाप्त होता है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समाप्त। कल हम इसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के बाद नए टॉपिक में एंटर करेंगे। प्लीज आप इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा आज, है ना।